आजादी के 78 साल पूरे हो गए। कहने को बहुत कुछ बदला है, मगर कुछ ऐसा भी है जिसे बदलने का वादा था, मगर अभी उतना नहीं बदला। आजाद हुआ मुल्क, मगर क्या आजाद हुआ और क्या आजाद होना आज भी बाकी है। तिरंगा हर घर पर पहुंचाने के लिए सरकारें नारे लगा रही हैं, मगर कार्टून बना करके ये भी बताया जा रहा है कि घर बुलडोजर ने गिरा दिया था, तिरंगा लगाएं किस पर। हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, मगर हर हाथ रोटी, हर हाथ काम, हर हाथ कलम और किताब, ये अभी भी अधूरा सपना है। गांव के खेत खलिहानों से लेकर शहर के चमचमाते राजमार्गों तक भारत कितना आजाद हुआ, और आजाद भारत के कुछ किस्से जो आपको सोचने पर मजबूर भी करेंगे कि वाकई कौन और कितना आजाद हुआ। इसलिए आखिरी तक इस आजादी के किस्से को सुनिएगा। हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यानी आजादी के 78 साल। पहला सवाल मैं आपसे करूं कि किससे आजादी, किसकी आजादी, तो आप तुरंत ये बताएंगे कि अंग्रेजों से आजादी। अंग्रेजों ने बाहर से आकर इस मुल्क को गुलाम बना लिया, हमारे हक अधिकार छीन लिए, हमारा शोषण किया, हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार किया, हमें गुलाम बनाए रखा। उस गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी। कोई फांसी चढ़ गया, कोई तोप के गोले के सामने उड़ा दिया गया, कोई हंसते हंसते सूली चढ़ गया, तो कोई अपना सब कुछ कुर्बान करके मुल्क को आजाद करा गया। मगर एक फर्ज तो यह बनता है कि जिन सपनों के लिए यह आजादी की जंग लड़ी गई, क्या हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या कुछ चीजें ऐसी भी हो रही हैं जिनसे कुर्बानी देने वाले आज से नाखुश होंगे। शायद कई बार सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम ये आजादी की लड़ाई में सब कुछ कुर्बान कर बैठे। सदियों की जंजीरों को तोड़ने का सपना लेकर दलित समाज ने आजादी का स्वागत किया था, क्योंकि अंग्रेजों के पहले से दलित अछूत बना दिए गए थे। इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसमें बहुत पुरानी वीडियो तो नहीं है, ये आजादी के बाद की भारत की वीडियो है, जिसमें साइकिल से चलते चलते अचानक चलने वाले को याद आता है कि सामने अब उन लोगों के घर आ गए हैं जो कथित तौर पर ऊंची जातियों के हैं, श्रेष्ठ हैं, और हम अछूत नीची जातियों के लोग साइकिल पर बैठकर उनके घर के सामने से गुजर नहीं सकते। वो साइकिल से उतरते हैं, हाथ में चप्पल लेते हैं और पैदल जाते हैं। ये भारत आजादी के बाद का था, लेकिन ये आजादी के बाद की पैदा हुई समस्या नहीं है। जाति व्यवस्था ने इस देश में धर्म के लिबास में हजारों साल से इसी देश के इंसानों को गैर बराबरी, हकमारी, अपमान, जहालत सब कुछ थोप दिया था। लेकिन साइकिल से उतरने वाले लोगों को आजादी का स्वप्न दिखाकर कहा गया कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें कोई इस तरह से भेदभाव का शिकार नहीं होगा। फिर इन वीडियोस को गौर से देखिए, जो बताती हैं कि कभी दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से, कभी डीजे बजाने से, कभी बारात में नाचने से, तो कभी यूं ही दलित 2024-25 में मारे, पीटे और अपमानित किए गए। फिर कौन आजाद हुआ और कितना? इस मुल्क के दलितों, अछूतों को यह यकीन दिलाया गया था कि जब नया मुल्क बनेगा तो आप सब आजाद होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष रहते हुए 25 नवंबर 1949 को 26 नवंबर के आसपास एक बात कही थी कि हम राजनीतिक बराबरी, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिए हैं, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आती है तब तक ये आजादी अधूरी है, बराबरी पूरी नहीं होगी। अब तो वोट का अधिकार भी छीन लिया जा रहा है, वो आप जानते हैं।
क्या इस देश के मंदिर आजाद हो गए जिसमें हर दलित जा सकता है? क्या पानी पीने वाला मटका आजाद हुआ जिसे बाबा साहब को भी छूने से रोका गया और जिसे राजस्थान के इंद्र मेघवाल को पिछले दिनों मार दिया गया क्योंकि उसने मटका छू दिया था? फिर कौन आजाद हुआ और कितना? इस देश के स्कूलों में कुछ बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते, तो कुछ बच्चे जो पढ़ने गए वो ये कहते हैं कि मास्टर हमें पढ़ाता नहीं, पीछे बिठा देता है। क्या होता है क्लास में? हम लोगों से छुआछूत मांगते थे, किसे बताते? कौन छुआछूत मांगते हैं? टीचर। आप लोगों ने सर को कहा कि हम लोग आगे पीछे बैठेंगे, सर ने अपने हिसाब से मिलाया। अपने हिसाब से हम लोग को कहता है ऐसे ये छुआछूत क्या होता है? सबका आगू बैठाता, हम लोग का पाँच करता और मास्टर सबका पढ़ाता है, हम लोग के यहाँ के लिए हम लोग बैठाते रहता है। उसी देश में एक वीडियो और देखिए जिसमें एक बहुत बुजुर्ग, तन पर लिबास भी साफ सुथरा और कायदे का नहीं, ये चेहरा बताता है कि किस हालात में वो है, लेकिन उसे पता है कि उसे अपने बच्चों की शिक्षा कितनी जरूरी है। एक पर्दे के पीछे बच्चे पढ़ने आए हैं, बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है कि बच्चे कहीं भटक न जाएं, जब पढ़ लेंगे तो हम वापस उन्हें ले जाएंगे। क्यों बैठ के यहाँ? बच्चे आते हैं गाला तो गाड़ी को ज्यादा नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, इसलिए आप बैठिए कि पढ़ लेंगे तो लेके जाए। ये उनके बच्चे इधर पढ़ रहे हैं। फिर कौन आजाद हुआ और कितना? हमने यकीन दिलाया था कि हजारों साल की गैर बराबरी, जातिवाद, भेदभाव, हकमारी, नया भारत जब बनेगा, बाबा साहब का संविधान लागू होगा, सब मुक्त हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे और विश्वविद्यालय बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट बनेगा, न्यायपालिकाएं बनेंगी, थाने कोर्ट कचहरी बनेंगे, नया भारत तो हमारा भारत होगा। इनमें कौन कितना आजाद हुआ? विश्वविद्यालयों में दलित पिछड़े कितने हैं? आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में जज दलित पिछड़े कितने हैं? आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग कहां पहुंच पाए? देश कौन चला रहा है? मगर मैं आज एक किस्सा सुनाना चाहता हूं जिसमें एक व्यक्ति हमारे उस मिथक को तोड़ता है जो लोग ये मानते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाए। आरक्षण बुरी चीज है, गरीबों को देना चाहिए। जो पढ़ लिख करके मजबूत हो गया उसे क्यों आरक्षण मिले? मैं एक कहानी उनके लिए लेकर आया हूं। एक रिटायर्ड अधिकारी आईएएस बन गया, जाति नहीं गई। और इसके आखिरी वाक्य को तो गौर से सुनिएगा कि आईएएस तो मेरी नौकरी थी, रोटी पेट पालने का, मेरी जाति इस सब से ऊपर थी। ये छुआछूत हमारे अनपढ़ लोगों में है, पढ़े लिखों में तो होगी नहीं। लेकिन आईएएस भी जातिवाद से फ्री नहीं है। साल जब आईएएस में रहा, जो मेरा नौकर था वो ब्राह्मण था। जिस कप में मैं चाय पीता था या पानी पीता था, उसको ब्राह्मण चपरासी उठाने में गुरेज करता था। जब मैं तहसील में जाता था, मुझे अलग गिलास में पानी देता था और वो गिलास इनवेरिएबली मुझे पानी दे के अलग रखा जाता था। मैंने पूछा, भाई गिलास किसके लिए? तो चपरा ने कहा, साहब आपके लिए है, आप समारोह, इसलिए तहसीलदार ने आपके लिए अलग ग्लास रख रखा पानी पीने के लिए। रोजाना की जो ह्यूमिलिएशन होती थी, गांव के आदमी जो लिटिगेंट्स आते बाहर खड़े हो, अरे साला चमार बैठा अंदर, सजा कर देगा। तो हर पैरे पे अफसर जरूर था, लेकिन आईएएस में बाद में था और पहले चमार था। आईएएस तो मेरी रोटी खाने का साधन था, आत्मसम्मान का साधन नहीं बन सकता। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप सोच पाएंगे कि कौन आजाद हुआ और कितना? फिर आपको यह न लग जाए कि ये अपवाद की कुछ एक घटनाएं हैं। मैं कहूंगा कि ऐसा इस देश में हर रोज हर कहीं हो रहा है। एक पत्रकार जब आदिवासियों के इलाके में गई तो देखी कि कैसे पीने के पानी का संकट आज भी है, खाने का संकट आज भी है। उन्हें पता ही नहीं कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कहाँ है। तो दीदी, आप जैसे सरपंच है, आप क्या क्या काम करती हैं यहाँ के गांव वालों के लिए? गांव वालों के लिए जैसे कोई भी आदेश आ जाती है
तो गांव वालों को सूचना देते हैं, दिलाते हैं कि चलो यहाँ मतलब अपना लिखा पढ़ा लो, नाम आईडी जुड़वा लो, और फिर जो जो योजनाएं आती है उसके लिए बोलते हैं। पर यहाँ के लोग बोलते हैं कि सरपंच माने कुछ नहीं हम समझते, ये भी बोलते हैं यहाँ के लोग। क्यों? अब न पता, यहाँ सब बैगा जाति के हैं, कोई समझते नहीं है। यदि अभी बड़े लोग होते तो सभी लोग मानते, अब छोट जाति को छोट समझ के नहीं मानते कि नहीं ये सरपंच है कि नहीं है, इतना तक कि सरपंच माने कुछ नहीं हम मानते। जिस जमीन पर यह देश खड़ा है, जिनके जंगलों से इस मुल्क ने अपनी सांसों का ऑक्सीजन पाया, वो आदिवासी आज इस देश में कितने आजाद हुए? ये सवाल 78 साल की आजादी का जश्न मनाने वाले भारत का सवाल है। खनन, बांध, विकास, इन शब्दों ने उनके गांव उजाड़ दिए, कभी पुलिस के डंडे, कभी कंपनी के बुलडोजर, और हर बार एक ही सवाल, क्या यह देश उन आदिवासियों का भी है? 78 साल बाद उनका जंगल, उनकी जमीन, उनका जल और देश चलाने में उनका हिस्सा कहां है? प्रोफेसर, वाइस चांसलर कितने हैं 90% आबादी के? और जो प्रोफेसर बन गया उसमें कभी कोई रोहित वेमुला बन गया, तो कभी वो प्रोफेसर बन गया जो अपनी पीड़ा वीडियोस के जरिए देश को बता रहा है। दक्षिण भारत के किसी विश्वविद्यालय में जातिगत उत्पीड़न का शिकार प्रोफेसर किया गया, तो उत्तर भारत के इलाकों में प्रोफेसरों के क्या दास्तान है, कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूं। एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर की प्रमोशन के लिए अप्लाई किया। हम 3 लोगों का इंटरव्यू होना था, तो इसका मतलब कि जो मेरे पॉइंट्स थे वो लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा थे उन कैंडिडेट से, जितने उनके पॉइंट्स उनसे 3 टाइम्स, और जितनी एलिजिबिलिटी थी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा थे। तो इसका इंटरव्यू 2 जून को हुआ, और 2 जून को एक्सपर्ट्स थे 3, और उसमें बाकी लोग भी होते हैं, वाइस चांसलर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम डीन थे वगैरह। और तो उसमें जो ये केस था उसमें इंटरव्यू हुए, बहुत अच्छा माहौल नहीं था इंटरव्यू का। दे वर इंटीमिडेटिंग ऑल ऑफ अस, हमें परेशान किया जा रहा था, मेरे को ज़्यादा परेशान किया, और मेरा बहुत शॉर्ट इंटरव्यू हुआ 20 मिनट के करीब, और उसमें मतलब एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और वो आपस में और बिटवीन डीन और एचओडी जो हमारे हैं उसके और वाइस चांसलर के बीच में कॉन्टिन्यूस कुछ खुशाबस्सी भी चल रही थी, कुछ बात चल रही थी। और जो मैंने सुना वो रिगार्डिंग कास्ट भी थी कि ये एससी कैंडिडेट है वगैरह वगैरह। हालांकि मेरी जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर वो अनरिजर्व में हुई थी। एससी का एंगल तब आता है जब आप कहीं डिस्कस कर रहे हैं, इंटरव्यू को दौरान चीज़ों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग जो ये मानते हैं कि अब तो मंदिर जाने पर कोई धुलाया नहीं जाता? अखिलेश यादव पिछड़े समाज से आने वाले एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास का काम किया, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो घर गंगा जल से धुलवाया, कुछ दिन बाद मंदिर गए, मंदिर गंगा जल से धुलवाया, कुछ दिन बाद गंगा में डुबकी लगाए, फिर सवाल किया कि अब गंगा को किससे पवित्र करोगे। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, मैं कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? जब यादव यानी ओबीसी समाज के लोग अपवित्र हैं उनकी नजर में, तो वो क्यों आजाद नहीं हुए मनुस्मृति वाली गुलामी से, जिस गुलामी को वो इस देश के एससी एसटी ओबीसी के ऊपर थोपना चाहते हैं। राजस्थान में एक नेता विपक्षी पार्टी कांग्रेस का, वो भी जब मंदिर गया तो उसके बाद मंदिर धुलवाया गया। इंसान जाति से आजाद क्यों नहीं हो पाया?
सिनेमा बना ज्योतिबा फूले के नाम पर तो उस पर इतने कट लगाए गए कि बिना कट के उसे रिलीज नहीं होने दिया। पिछले दिनों एक सिनेमा और आपने देखा होगा, धड़क 2 नाम से 17 बार कट लगाए गए, तब वो कुछ बात कह पाया कि जाति की बेड़ियों से ये मुल्क कब आजाद होगा। भंगी एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसके डायलॉग को आपको सुनाना चाहता हूं, जो कहता है कि हमें पढ़ने तो दो। हर बार हमको भंगी भंगी कहते हैं और ये हरी भी हमें स्कूल में नहीं लेती। कहते हैं कि हम हरिजन है, हम दलित है, हमारे बापू गटर नाली साफ करता है, लेकिन उसका हमारे पढ़वे लिखने से क्या मतलब। हम भी आते हैं, वो वायुमंडल, गणित, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हम 50 तक गिन सकते और 4 कविताएं आती है। शिक्षा मांगने वाले ये दलित पिछड़े आदिवासी आजादी के 78वें साल फिर से पूछ रहे हैं। जब पहली बार इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी स्कूलों तक पहुंचना शुरू किए, हाथ में कलम और किताब लेकर आए, तो लाखों लाख सरकारी स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं। शिक्षा महंगी करके प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने वाले इस देश के बच्चों से हाथ से कलम किताब क्यों छीनने पर आमादा है। और मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा, धर्म के नाम पर दंगा, कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, नौकरी मांगने पर लाठियों की बारिश, ये 78 साल के आजाद भारत के वे सवाल हैं जिसके नेता धर्म की आड़ में नफरत के बीज बोते हैं। और इन सब के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, और इस देश के 90% बहुजनों के बच्चे अब शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। 78 साल बाद कौन आजाद हुआ और कितना? वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करने के भारत में उम्मीद की जा रही थी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ेगा, नए नए कथावाचक पैदा हुए जो धर्म का अपमान करने वाली कथाएं सुनाते हैं। मस्खरापन और चुटकुलों को सुनाते सुनाते वो लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमने लगे, विदेश में कथा कहने लगे, हवा में उड़ने लगे, सब कुछ बना लिया और देश को अंधविश्वास और पाखंड में झोंक दिया। दुनिया डीप सीक, चैट जीटीपी और टेस्ला की बिना ड्राइवर की गाड़ी चला रही थी। दुनिया चांद पर जा रही थी। भारत का एक व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा, वो शेषनाग दिखा क्या जिसके फन पर धरती टिकी थी? लेकिन जिस किताब में ये लिखा है उसे आज भी लोग पूजते हैं। एक फिल्म बनी अब तो सब भगवान भरोसे, जिसमें वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है इसकी बात कहता है, तो बच्चा जो कथा सुनकर गया है वो स्कूल में अपमानित होता है और विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई करने वाला बच्चा आगे बढ़ता है। लेकिन कथा पूजकर घर में जिन किताबों को पूजने वाले लोग अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं विज्ञान ताकि लाखों की नौकरी मिले, मानते हैं वो धर्म जो 90% लोगों को अछूत बनाकर अपमानित करता है। बड़ी पुरानी नहीं, ये नई वीडियो देख लीजिए जिसमें एक नौजवान कह रहा है कि उसके दोस्त की जाति उसे नहीं पता थी, लेकिन जब उसे पता चली तो उसे क्या महसूस हुआ। मेरा एक दोस्त था संतोष, अमेठी से, तो उसके पिताजी आए हुए थे, तो मेरे से नाम पूछे क्या नाम है, तो मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो मैंने बोला मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो 2 बार बोले कि पिताजी क्या नाम है, तो मेरा पिताजी के नाम भी कुमार आगे है। तो फिर 2-3 बार मेरे रिपीट किया। हम बोले कि आप कास्ट जानना चाहते हैं? तो बोले कि हाँ बताओ। हम बोले कि मेरा कास्ट एसी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जानते हैं क्या बोल रहे हैं अपना बेटा को? जो साथ में मेरा दोस्त रहता था, बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गाँव में हम लोग बैठने नहीं देते। उस समय बताइए, उस समय इतना खून खोल गया था। इस वीडियो को गौर से देखा होगा आपने तो ये बहुत पुरानी वीडियो नहीं है, 2000 साल पुरानी नहीं, 2 साल पुरानी भी नहीं। ये नया 75 साल का अमृत काल मनाता हुआ भारत है जिसमें जाति ही नहीं। एक कॉमेडियन जब कॉमेडी करते हुए इसी बात को कहता है कि तुम्हारे लिए अछूत क्या कोई बीमारी थे, दलित कोई बीमारी है? दलित लोग तो ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे, डिजीज था क्या? मैंने कभी किसी दलित को आके बोलते नहीं देखा मैं पहले बहुत ज्यादा दलित हुआ करता था, अब मैं थोड़ा थोड़ा कम दलित हूँ। लोग धीरे धीरे छूने लगे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि एक आदमी के पास 74-76 रोटी है और 3 रोटी पर 50 आदमी गुजारा कर रहे हैं।
सामान्य आंकड़े बताते हैं कि 7-8 रोटी 90 लोग खा रहे हैं और 10 लोग मिलकर के 90 रोटी खा रहे हैं। ऐसे भारत में जाति जनगणना का सवाल इसलिए जरूरी है कि पैसा सबसे ज्यादा किसके पास, नौकरी में सबसे ज्यादा कौन, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर सबसे ज्यादा कौन, सुप्रीम कोर्ट में जज सबसे ज्यादा कौन, ब्यूरोक्रेसी में देश चलाने वाला सबसे ज्यादा कौन, जमीन का मालिकाना हक सबसे ज्यादा किसके पास, सबसे अच्छे घरों में कौन रहता है, शहरों की चमचमाती सोसाइटीज में किसके घर सबसे ज्यादा हैं, और झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकानों में आज भी सबसे ज्यादा कौन रहता है। 90% आबादी भुखमरी, गरीबी, बेकारी, बीमारी का शिकार है, जिसके पास पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई कुछ भी नहीं। 10% भारत के पास सब कुछ चमकता हुआ, सब कुछ शानदार है। फिर दोनों आजाद बराबर हैं क्या? दोनों की आजादी बराबर है क्या? ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। आजादी मुबारक, मगर किससे, कितनी और क्यों? आज जो कथावाचक हैं वो आरक्षण का विरोध करते हैं। संविधान को बदलने वाले लोग देश की हुकूमत पर राज कर रहे हैं। जो लोग अंधविश्वास पाखंड फैला रहे हैं वो पूजे जा रहे हैं। प्रोफेसर ठेके पर रखे जा रहे हैं। शिक्षा महंगी हो रही, कागज और किताब पर जीएसटी 18% लगाया जा रहा, खाद लेने की लाइन लगाने पर पुलिस की लाठी खा रहा किसान, बदहाली, बेबसी, लाचारी में देश के सरकारी अस्पतालों में भीड़ लगाया हुआ रोता चीखता भारत आपसे सवाल कर रहा है कि ये नया भारत किसके लिए कितना बना। आजादी के समय तो हर आंखों में यह सपना पाला गया था कि नया भारत बनेगा तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। आज जब वो अपना हिस्सा मांगते हैं तो उन्हें जातिवादी, आरक्षण के कोटे से आया भिखारी और क्या क्या कह के अपमानित किया गया। मंदिरों के भीतर रेप हुए, पुजारियों की धन संपत्ति कई गुना बढ़ गई और मंदिरों के नाम पर दंगे कराकर लोग नेता बन गए। स्कूल, हॉस्पिटल बर्बाद होता चला गया। आजाद कौन हुआ और कितना? सवाल आप भी पूछिएगा, क्योंकि आज सवाल पूछने वाले भी महफूज नहीं हैं। उमर खालिद, खालिद सैफी, प्रोफेसर हनी बाबू क्यों आजाद नहीं है? गौरी लंकेश, दाभोलकर, पंसारी, कलबुर्गी क्यों मार दिए गए? देश के जेलों में 76% से ज्यादा कैदी दलित, पिछड़े, आदिवासी ही क्यों हैं जो अंडर ट्रायल हैं? इस देश में बोलने वाले लोगों के ऊपर राजनीति सब कुछ थोप करके पीछे चली जाती है कि उन्हें बर्बाद कर दे। उत्तर प्रदेश का कोई इंस्पेक्टर सुबोध सिंह धार्मिक आतंकियों के हाथों मार दिया गया तो कोई संजीव भट्ट आज भी गुजरात की जेलों में कैद है। क्यों? इस देश में महिलाएं हर जगह बराबरी का अधिकार क्यों नहीं पाए हुई हैं? इस देश में विकलांग महिला भी बलात्कार का शिकार हो जा रही और दिन दहाड़े नशे के शिकार में इस देश की बहुत बड़ी आबादी को झोंक दिया गया। उनके हाथ से शिक्षा छीन ली गई, रोजगार मिला नहीं, नशा मिला है, अपराध मिला है और एक ऐसा भारत ऐसा लग रहा है ज्वालामुखी के मुहाने पर है, जिसकी बहुत बड़ी युवा आबादी बर्बादी की कगार पर छोड़ दी गई है। आप ताकतवर हैं तो आपकी आवाज की कीमत है, आप कमजोर हैं तो आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। फिर कौन आजाद हुआ, कितना? इन तमाम वीडियोस को दिखाने का मकसद ये था कि ठहर कर सोचें, चश्मा उतारें जो किसी जाति, धर्म, मजहब, पाखंड, अंधविश्वास का हो या किसी नेता, राजनीतिक दल की अंधभक्ति का हो। विचार करें, गुलाम मानसिकता कभी भी आजाद ख्याल नहीं हो सकती। आजादी मुबारक। शुक्रिया।